हेलो एवरीवन। आज हम वापस हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे होंगे पेपर 2 से रिलेटेड। पेपर 2 मीन्स हमारा सैड और जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज लेंगे और ये एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे यूजीसी के हुए हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेट के एग्जाम जो होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम से उनके भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A thread is a lightweight process in the above statement. Weight refers to, देखो मल्टी थ्रेडिंग हमारी जावा के अंदर कॉन्सेप्ट है, इसलिए कई बार क्या होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप इनको इग्नोर मत कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप इजीली इनका आंसर निकाल पाएंगे। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, थ्रेड क्या होता है? एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो रन करते होते हैं और हर थ्रेड को क्या चाहिए होता है? एक वेट चाहिए होता है। वेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ रिसोर्सेज। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू डेटा टाइप, यानी कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैपेसिटी है कि वो नए डेटा टाइप प्रोड्यूस कर पाए, तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एक नए डेटा टाइप्स को भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म। डिफॉल्ट पैरामीटर अगर आप खुद से कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं असाइन कर रहे तो डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म किस टाइप का होता है आपका? कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस डिफाइंड विथ क्लास नेम, यानी कि अगर कोई क्लास बनाई है आपने, ठीक है, सपोज ए नाम से, और उसके हिसाब से आपने फंक्शन डिफाइन कर रखा है। देखो वैसे ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं फंक्शन जो वर्ड है वो मुझे इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा, बट देखिए क्वेश्चन जैसा है मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही यहाँ पे मैंने रखे हैं, जिससे आप इंटरप्रेट कर पाए कि कई बार लैंग्वेज ऐसी होती है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है बट आंसर्स उनके बहुत ईजी होते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं? फंक्शन डिफाइंड विद क्लास नेम, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया उसका क्लास नेम, तो इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, देखो एक है ना हाइपोथेटिकल प्रोग्राम दे रखा है। देखो क्या लिखा है? कंसिडर द प्रोग्राम बिलो इन अ हाइपोथेटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच अलाउज ग्लोबल वेरिएबल्स एंड अ चॉइस ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्कोपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है? इंट आई दे रखा है, फिर प्रोग्राम मेन फंक्शन, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 10 कर दिया। देखो इस आई को डिक्लेयर नहीं किया है, इस आई को इनिशियलाइज किया, तो कौन सा आई हो जाएगा आपका? ये जो आपने यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करा था उसकी वैल्यू हमने कितनी डाल दी है? 10। तो एक तरीके से ये क्या हो गया आपका? ग्लोबल वेरिएबल हो गया, है ना। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया एफ को, और यहाँ पे आई की वैल्यू डाल दी 20, और फिर हमने जी फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं आई को। अब क्या कह रहा है? लेट एक्स बी द वैल्यू प्रिंटेड अंडर स्टैटिक स्कोपिंग एंड वाई बी द वैल्यू प्रिंटेड अंडर डायनेमिक स्कोपिंग। तो ये कह रहा है कि एक बार जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारी एक्स वैल्यू आ रही है जिसमें हम कंसिडर करें कि स्टैटिक स्कोपिंग है, और एक बार वैल्यू हमारी वाई प्रिंट हो रही है जब हम कंसिडर करें कि हमारी डायनेमिक स्कोपिंग है। तो यहाँ पूछा है कि इन दोनों केस में इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखो, चाहे आप स्टैटिक स्कोपिंग की बात करें चाहे आप वेरिएबल स्कोपिंग की बात करें, आप प्रिंट कहाँ करवाना चाह रहे हैं आई को? इस प्रोसीजर के अंदर। यहाँ पे आई कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे ये आई कौन सा लेगा? ये ग्लोबल वाला लेगा, और इस ग्लोबल की कितनी आपने वैल्यू असाइन कर रही है? यहाँ पे 10। तो चाहे आप एक्स की बात करें चाहे वाई की, दोनों की ही वैल्यू क्या होंगी आपकी इस केस में? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, the object modeling technique OMT uses the following three kinds of models to describe a system। तो जब हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन तरीके के आपके मॉडल्स यूज होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्ट मॉडल, एक होता है डायनेमिक मॉडल, और एक होता है आपका फंक्शनल मॉडल, जो कि यूज होता है, ठीक है, आपके मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर। कौन कौन से हो सकते हैं? करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एक्यूरेसी, एरर टॉलरेंसेस, एक्सपेंडेबिलिटी, एक्सेस कंट्रोल, ऑर्डर। देखो ये सारे ही आपके एक तरीके से क्या है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी के फैक्टर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, अब प्रोग्राम पी कॉल्स टू सब प्रोग्राम्स, ठीक है ना, दो सब प्रोग्राम्स को कॉल करता है, P1 को और
P2 को। P1 जो है 50% टाइम फेल हो जाता है और P2 जो है 40% टाइम फेल हो जाता है। तो जो P है वो ओवरऑल कितना टाइम फेल होगा। तो देखो सपोज अगर P के अंदर 100 इंस्ट्रक्शंस थी तो आपने यहाँ इसमें सब प्रोग्राम को कॉल किया तो 50% टाइम फेल होता है, यानी पास कितनी बार होगा, सिर्फ 50% पास होगा। ये पास वैल्यूज आपकी P2 के पास जाएंगे, लेकिन P2 कितनी बार फेल हो जाता है आपका 40% टाइम। तो 50 का 40% कितना हो जाएगा 20। तो आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये इतना फेल हो रहा है, अच्छा 50 पास हो रहा है और 50 ही फेल हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, ये 20 फेल हो रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि देन P कैन फेल, तो P कितनी बार फेल, कितने परसेंटेज फेल होगा, 50 + 20 दैट इज 70%। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट लेवल डिजाइन। जब आप कंपोनेंट लेवल डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको दो चीजें कंसिडर करनी होती है कि क्या तो क्लासेस आपने बनाई है, यानी कि कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं, और उनके बीच में फ्लो किस तरीके का है। तो दोनों ही चीजें कंसर्न होती हैं आपकी। फ्लो ओरिएंटेड एनालिसिस भी कंसर्न होता है और क्लास बेस्ड एनालिसिस भी कंसर्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए द मेच्योरिटी लेवल यूज टू मेजर अ प्रोसेस आर। तो हम एक CMM मॉडल यूज करते हैं, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इंडेक्स। इसके अंदर कौन कौन से आपके प्रोसेसेस होते हैं, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको बोल दिया जाता है कि CMM मॉडल जो है ना उसकी ऑर्डरिंग क्या है। तो देखो इसकी ऑर्डरिंग भी यही होती है, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए विच API इज यूज टू ड्रॉ अ सर्किल। अगर आपको सर्किल बनाना है ना तो जो API यूज होती है वो यूज होती है आपकी इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपकी API, कौन सी यूज होगी, ऑप्शन बी, इलिप्स। नेक्स्ट देखिए रेड मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। रेड मॉडल को ना आप क्या बोल सकते हो, टाइम बॉक्स ही मॉडल्स भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आप पहले गैदर करके क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स का मॉड्यूलराइजेशन कर लेते हो, और मॉड्यूलराइज करके टीम्स के अंदर डिवाइड कर दी जाती है रिक्वायरमेंट्स, और पैरेलल डेवलपमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। और हर मॉड्यूल के अंदर वही एनालिस्ट, डिजाइन, कोड टेस्ट, यानी जो वाटरफॉल मॉडल वाला फेज होते हैं वो हर मॉड्यूल के अंदर चलते हैं। और जब मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हम मॉड्यूल्स को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और फिर कहाँ भेज देते हैं इसको, टेस्ट करने के लिए और फाइनल डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमसे वैसे फुल फॉर्म पूछी तो ये हो जाएगी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बट अगर आपको थोड़ा सा थ्योरी देखनी तो आप इस तरीके से इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेसिस पाथ टेस्ट। बेसिस पाथ टेस्ट आपकी किसके अंदर आती है, व्हाइट बॉक्स के अंदर आती है। यहाँ पे हम कंडीशन कवरेज, स्टेटमेंट कवरेज भी कवर करते हैं। जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस टाइप की होती है, बिहेवियरल होती है, और व्हाइट बॉक्स आपकी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में किस तरीके की आ जाते हैं आपके टाइप्स, जैसे आपका बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आ गई, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग आ गई, ठीक है ना, यूजर गैसेज आ गए, तो वो आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट देखिए यूजर वर्क एरिया इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द होस्ट प्रोग्राम टू कम्युनिकेट द कंटेंट्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो अगर रिकॉर्ड्स को कंसर्न करवाना है, हमें कम्युनिकेट करवाना है, तो हम एक यूजर वर्क एरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ प्रोग्राम वेरिएबल्स होते हैं। तो ये किसके बीच में होता है, आपका जो होस्ट प्रोग्राम चल रहा है और जो आपका DBM है जहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा मैनेज कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए इनमरेशन। देखिए इनम हमने यूज किया था जावा के अंदर भी, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमको कोई सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करनी है, कुछ लीगल वैल्यूज वेरिएबल की डिफाइन करनी है, तो वो उसके लिए हम इनम कीवर्ड यूज करते थे। तो इनम का इनमरेशन का प्रोसेस क्या होता है, इनमरेशन किस चीज का प्रोसेस है आपका, टू असाइनिंग अ लीगल वैल्यूज पॉसिबल फॉर अ वेरिएबल। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे तो बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करे हैं इन्होंने, यहाँ पे तो यूज करा है एम्परसेंड, ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज किया है, प्लस, इनको प्लस कर दिया है बाद में। तो पहले अगर आप 1 एम्परसेंड 2 करेंगे, ठीक है ना, 1 एम्परसेंड 2 का मतलब क्या हो गया, 0 0 1, ठीक है, एंड 0 1 0, ठीक है। या फिर आप 2 बिट से भी प्रेजेंट कर सकते हो, वो मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपको क्या करना है, एंड करना है। तो 1 0 का एंड ऑपरेशन क्या होता है, 0 ही होता है। सिर्फ एंड ऑपरेशन 1 कब देगा, जब दोनों वैल्यूज 1 होंगी। 0 1 का भी क्या होगा, 0, और ये भी 0, ठीक है। इसी तरीके से 3 और 4 का अगर हम देखें तो क्या होगा, 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 1 1, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0। इसका भी अगर आप एंड ऑपरेशन कराएंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 एंड 0 1 इज 0। और इन दोनों को जब सम कराएंगे तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो क्या आंसर आएगा आपका 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखिए, देखो अम्ब्रेला एक्टिविटीज पे कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको पता होनी चाहिए अम्ब्रेला एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी दैट इज अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो कौन सी होती है अम्ब्रेला एक्टिविटीज? आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर वी यूज अ अम्ब्रेला एक्टिविटी। अम्ब्रेला एक्टिविटी मीन्स आपका सॉफ्टवेयर जो है एक अम्ब्रेला, आप समझ लीजिए कि मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके नीचे उसको डेवलप किया जाता है, जो भी, चाहे उसकी ट्रैकिंग हो गई, कंट्रोल हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी अश्योरेंस हो गया, उसकी टेक्निकल रिव्यू हो गया, यानी कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको एज अ अम्ब्रेला, मतलब एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम बोल सकते हैं यूज कंडक्ट किया जाता है, जिससे कि हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर कर सकें। तो क्या होती है अम्ब्रेला एक्टिविटीज, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपके नोट्स के लिए भी, ताकि जब ये नोट्स आप आपके रिविजन के लिए पढ़ें तो आप इजीली इन चीजों को डिटरमाइन कर पाए। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन पॉइंट। देखो फंक्शन पॉइंट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है आपका, यूएफपी इंटू सीएएफ। अब यहाँ पे यूएफपी क्या होता है आपका, जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर्स होते हैं ना, जो 5 पैरामीटर्स हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वो वाली वैल्यूज आती हैं यूएफपी के अंदर। कौन कौन सी होती हैं वो वैल्यूज? नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरीज, नंबर ऑफ इंटरनल फाइल्स एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस। कई बार ना देखो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से 5 पैरामीटर्स होते हैं, या 5 में से कोई एक पैरामीटर आपको इनवैलिड दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा इनवैलिड पैरामीटर है। और सीएएफ क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर बोल लीजिए या फिर वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर बोल लीजिए, एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.65 प्लस 0.01 इंटू टीडीआई। टीडीआई क्या होता है, टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 14 जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, जो बिल्कुल लेस सिग्निफिकेंट से लेके जो मोस्ट सिग्निफिकेंट तक की वैल्यूज होती हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं इनकी वैल्यूज। और जनरली क्या होता है, एवरेज वाला पूछा जाता है, तो आप इस कुछ वैल्यूज तो आप याद ही रख के चलिए कि एवरेज की क्या होती है आपकी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं इस तरीके से। तो फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूएफपी को कैलकुलेट करते हैं और फिर सीएफ को कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आंसर मिल जाता है, फंक्शन पॉइंट का। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपको कपलिंग्स के टाइप दे रखे हैं और उनकी मैच द फॉलोइंग करवा रखी है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है आपका, डेटा के थ्रू। देखो मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी हैव शेयर डेटा। शेयर डेटा का तो मतलब हो गया कॉमन डेटा, यानी कि कॉमन कपलिंग, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे कम्युनिकेट बाय ओनली पासिंग ऑफ डेटा। हाँ, तो ये आपकी डेटा कपलिंग होती है, ठीक है, डेटा कपलिंग। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेटा कपलिंग होती है तो ये हो जाएगा आपका ए से आप जाएंगे 2 पे, ठीक है ना, ए आपका 2 देगा। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस बचे और एक हमने कॉमन कपलिंग भी ढूंढ लिया, जो क्या है, सी है। सी का ऑप्शन क्या है, 1। तो देखो आपको पहले आंसर मिल गया, बी मिल जाएगा, ए का 2 है और सी का ऑप्शन है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी आप स्टैम्प कपलिंग भी देख सकते हैं। स्टैम्प कपलिंग का मतलब क्या होता है आपका, स्टैम्प कपलिंग का मतलब होता है व्हेन कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास्ड। और आपका जो कंटेंट कपलिंग है उसका मतलब क्या है कि आपने पूरा कंट्रोल जो है आप कर पा रहे हो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से, ठीक है। तो ये देखो कपलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। और कपलिंग के टाइप और कौन सी लेस डिजायरेबल कपलिंग है, कौन सी मोस्ट डिजायरेबल कपलिंग है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये प्लीज आप ढंग से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वीकनेस ऑफ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्वलेंस पार्टीशनिंग की क्या है कि ये कुछ बस बाउंड्री की वैल्यूज या सारी वैल्यूज को एक्सप्लोर नहीं करते, यानी कि जितने कॉम्बिनेशन होते हैं उन सबको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे डू नॉट एक्सप्लोर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सर्कमस्टेंसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर मिथ, ठीक है। मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मिथ नहीं है। मिथ मतलब कि जो चीज आप बस मिथ मान के चलते हो, एक्चुअल में उसका रियलिटी में कोई रिलेशन नहीं है, वो चीज हमें बतानी है। वंस वी राइट द प्रोग्राम एंड गेट इट वर्क आवर जॉब इज डन। तो ये एक सॉफ्टवेयर मिथ हो सकता है। Project requirements continually change, but change can be easily accommodated because software is flexible. तो देखो ये भी आपका एक मिथ हो सकता है। If we get behind schedule, we can add more programmers and catch up. तो ये भी गलत है, ये भी एक मिथ हो सकता है। नेक्स्ट देखो, if an organization does not understand how to control software projects internally, it will invariably struggle when it outsource the software projects. तो देखो ये ट्रुथ है ना, ये कोई मिथ नहीं है, ठीक है। तो हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मिथ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स एडिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट्स
देखो एडिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू अ प्रोग्राम एज इट रन। देखो डेटा एडिंग तो नहीं होता है, तो इसका मतलब तो एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग भी नहीं होता, डायनेमिक बाइंडिंग तो हमारी ओवरराइडिंग से रिलेटेड होती है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, आपका डायनेमिक लोडिंग का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू अ रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो देखो ये आपके लिए होमवर्क एक्टिविटी है, मैच द फॉलोइंग है, आपको इसका आंसर बताना है। ये आपके यूएमएल डायग्राम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको एनालाइज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी आपके लिए ही एक्टिविटी है। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए इसके अंदर इंक्लूड करे हैं पर्पसली, क्योंकि बहुत से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या होता है, फिर आपको डिफिकल्टी जब फेस होती है जब आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है, जिनके बारे में हम श्योर हैं, सबसे पहले हम उनको मैच करें, जिससे क्या होता है हमारे कई सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं और हम ईजिली आगे सही ऑप्शन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो इन दोनों के आंसर्स आपको बताने हैं। बाकी इसका आंसर मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जब नोट्स हम शेयर करेंगे इसके, तब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बट तब तक आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनका आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। तो देखो फंक्शन की ओवरलोडिंग को हम क्या बोलते हैं, हमारे जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वही होती है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको एक चीज और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये टर्म होती है यूज एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म, जो क्या होती है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप दे रखा है और एक लैंग्वेज दे रखी है और हमें इसको मैच करना है। तो जावा किस तरीके की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, सी का तो 1 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए, सी का 1 आपका ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, जो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है आपकी, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आपकी होती है पास्कल, ठीक है। तो ए का हो जाएगा थर्ड, तो ये ए का थर्ड है, यानी कि आंसर ये है। बाकी आप ऐसे मैं और बता देती हूँ आगे। जो नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है आपकी, फोर्टन, और जो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आपकी होती है बेसिक, ठीक है। तो ये चारों मैचेस हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज की जरूरी नहीं है कि हमें नॉलेज हो, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन देके छोड़ने के लिए भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 100 क्वेश्चंस आए तो 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। अगर आप श्योर नहीं है, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है, ताकि अगर आपको थोड़ा सा एक बार लुक थ्रू भी हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, इनके आंसर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में न्यू और डिलीट ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, मेमोरी को अलोकेट और डी अलोकेट करने के लिए, ठीक है ना, फ्री करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलोकेशन ऑफ मेमोरी एंड फ्रीज द मेमोरी प्रीवियसली अलोकेटेड। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन सुपर क्लास है मोर देन वन सब क्लास, यानी कि एक सुपर क्लास है और इसकी बहुत सारी क्या है, सब क्लासेस है, ठीक है। तो ये किस तरीके का इनहेरिटेंस होता है आपका, हिरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि हम जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो हमारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू उनको डिफरेंट वैल्यूज भेजी जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ताकि क्या हो, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके लिए एक्सप्लिसिटली ये कंपलसरी हो जाए कि वो अपनी वैल्यूज पास करे, ताकि डिफरेंट वैल्यूज जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए पास की जा सके। तो किस टाइप का कंस्ट्रक्टर हम यूज कर सकते हैं इस केस में, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच पैकेज द स्ट्रिंग क्लास एनकैप्सुलेटेड। तो स्ट्रिंग कौन से आपकी पैकेज के अंदर होती है, जावा डॉट लैंग के अंदर, ओके। नेक्स्ट देखिए, डेटा डिक्शनरी कंटेन। तो जब डेटा डिक्शनरी हमारी कब बनती है, डीएफटी के टाइम पे बनती है। तो डेटा डिक्शनरी क्या कंटेन करके रखती है, नेम भी कंटेन करती है, विड्थ भी कंटेन करती है और डेटा टाइप भी कंटेन करती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, which one of the following action is used to generate an HTML file that can download the Java on demand and execute applets और Java beans। तो इसके लिए आपका कौन सा एक्शन यूज किया जाता है, JSP: plugin, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
Which one of the following allows a programmer to directly access many useful objects defined in the JSP service method of the JSP pages underlying servlet? तो ये कौन से आपका क्या अलाउ करता है? जो वेब कंटेनर होता है ना, वेब कंटेनर प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि वो काफी सारे जो यूजफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सके जो कि JSP सर्विस के अंदर डिफाइंड है। नेक्स्ट देखिए, कोकोमो मॉडल इज यूज्ड फॉर। कोकोमो मॉडल किस लिए यूज होता है आपका? यूनिक लेबलिंग फॉर ईच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, नहीं, इसके लिए तो यूज नहीं होता। टू इंक्रीज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीड, ये भी नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय कंपोनेंट, नहीं। एल्गोरिथमिक एस्टिमेटिंग कॉस्ट, हाँ, तो इसके लिए यूज होता है आपका, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, Which of the following statement is correct when a class is inherited publicly? यानी कि अगर पब्लिक मोड में आपकी क्लास इनहेरिट हुई है तो उस केस में क्या होगा? जितने भी पब्लिक मेंबर्स होंगे आपके बेस क्लास के, वो भी आपके जो ड्राइव्ड क्लास है उसके लिए किस तरीके के मेंबर्स बन जाएंगे? पब्लिक मेंबर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम और PYQs डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कौन से क्वेश्चंस के आंसर आप सही नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे, उन क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा टॉपिक को वापस एक बार समझने की कोशिश कीजिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।